हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन। सर किस चीज के सॉल्यूशन? मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, जो कि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 के लिए इश्यू कर दिए हैं। सीएमए इंटर के लिए आ चुके हैं, अभी फाइनल के आने बाकी है। सीएमए इंटर ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सॉल्यूशन है एमक्यूपी का, वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप जाके देखिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो आज हम कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 9 जो है आपका ओएमएसएम। पेपर नंबर 9 ओएमएसएम का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 के लिए जो रिलीज किया है, उसका आज हम यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड में। यहां पे प्रैक्टिकल का डिटेल्ड में और जो थ्योरेटिकल होंगे उनका मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे सॉल्यूशन आप उसका जाके पढ़ सकते हो अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली। तो मेन पर्पज क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे गए उनका आपके सामने सॉल्यूशन प्रेजेंट करना, साथ में एमसीक्यू जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ओएमएसएम के बाद अभी एफएमबीडीए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्यूशन आपके पास लेकर आने वाले। अगर बाई चांस आप फाइनल के स्टूडेंट हो, इस वीडियो पे आ गए हो, तो आप भी निराश मत होइए। एससीएम और एसएफएम का जैसे ही आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसके अलावा जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा जून 24 के बच्चों का, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे रिवीजन सीरीज यूट्यूब चैनल पे ही, और फ्री टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करेंगे हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में आज जो मैं आपको सॉल्यूशन यहां पे कराने वाला हूं, उसका पीडीएफ भी आपको हमारे मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा। तो मोबाइल ऐप तो कहीं ना कहीं डाउनलोड करना आपके लिए बनता ही है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह आते हैं वहां पे अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी अपडेशन, क्विक नोटिफिकेशन वगैरह होगी, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और हमारी क्लासेस के जो ऑफर्स वगैरह होते हैं उनकी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएमएसएम का मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने कहा ये सेट 1 है, तो मे भी इंस्टीट्यूट हमें सेट 2 भी दे। पिछली बार तो ये हुआ था कि केवल एक सेट ही देके इंस्टीट्यूट रह गए थे, बट इस बार काफी टाइमली इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि शायद आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें जैसा कि पता है कि सर 3 घंटे हमें एग्जाम में पेपर करने के लिए मिलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू दिए जाते हैं, जो कि कंपलसरी होता है। और उसके बाद सेक्शन बी होता है, उसके बाद सेक्शन बी होता है। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर 7 क्वेश्चन गिवन होते हैं टोटलिटी में, जिसमें से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल जाती है। तो पेपर की अगर मैं पैटर्न की बात करूं, तो पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जैसा जून 2024 में एग्जामिनेशन पेपर आए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं दिसंबर 2024 के। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 14 मार्क्स हर क्वेश्चन की वेटेज रहती है। तो आपको 70 मार्क्स का सेक्शन बी में अटेम्प्ट करना होता है और 30 मार्क्स का सेक्शन ए में आपको अटेम्प्ट करना होता है। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर यहां पे से एग्जांपल 2 ही प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं तो एग्जाम में भी 2 ही देखने को मिले, मे बी 4-5 भी देखने को मिल जाए। बट नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वही एग्जाम में टोटली फॉलो किया जाता है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए भी थ्योरी दिख रहा है, लेकिन इसके बाद 3B हो गया, 4A, 4B, 5A, 5B, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको अगेन थ्योरी दे दिएगा। कुछ क्वेश्चन ओएमएस से है, कुछ क्वेश्चन आपके एसएम में से यहां पे रहते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है। कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके देना है। पॉइंट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑपरेशन मैनेजमेंट। कहते हैं इन चारों में से ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहूं, सिंपल सी बात है, तो वो कौन सी है। पॉइंट नंबर ए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग, ऑपरेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। तो सिंपल ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड, just in time is a philosophy that emphasizes, just in time किस पे जोर देता है, होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। सर ये तो उल्टा है, जस्ट इन टाइम तो कम इन्वेंट्री होल्ड करने पे जोर देता है। रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जस्ट इन टाइम का टारगेट ये रहता है कि हम इन्वेंट्री कम रखें, वेस्ट कम होगा और क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सके। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी। आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेशन मैनेजमेंट टू असेस परफॉर्मेंस। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक, कौन सी इनमें से टेक्निक है जो यूज की जाती है ऑपरेशन मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए। स्वॉट एनालिसिस, पर्ट सीपीएम, मार्केट सेगमेंटेशन या फिर फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। सर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। फोर्थ एमसीक्यू, विच लेआउट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट और लार्ज वॉल्यूम। अगर सर सिंगल प्रोडक्ट और लार्ज वॉल्यूम हो तो इनमें से कौन सा लेआउट यूज किया जाता है। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट लेआउट यूज किया जाता है। प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड इन सिंगल प्रोडक्ट एंड लार्ज वॉल्यूम सिचुएशन। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM फोकसेस ऑन ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सर यही आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। TQM का मेनली फोकस होता है कंटिन्यूअस बेसिस पे हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते रहे। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। सर लीन मैन्युफैक्चरिंग का इसमें से क्या प्रिंसिपल है। पॉइंट नंबर ए, मैक्सिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल, मतलब ही नहीं है मैक्सिमाइज का, तो रिड्यूसिंग वेस्ट। सर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, वेस्ट को रिड्यूस करना लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट द टर्म लीड टाइम रेफर टू। लीड टाइम का मतलब क्या है, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ए प्रोडक्शन प्रोसेस, द टाइम बिटवीन द इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस। सर लीड टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंडिंग। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, टाइम बिटवीन द इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 1 से लेकर 7 तक जो आपको एमसीक्यू दिए गए, ये 7 के 7 एमसीक्यू आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट में से है और थ्योरेटिकल है। आगे भी ओएम में से ही है, बट नेक्स्ट जो 8th एमसीक्यू आपको दिया गया इसमें, दैट इज प्रैक्टिकल। कहते हैं स्टील प्लांट हैज ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 70,000 टन ऑफ स्टील पर डे। डिजाइन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 70,000 टन स्टील पर डे प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 56,000 टन ऑफ स्टील पर डे। इफेक्टिवली लेकिन 56,000 आप बना सकते हो, एंड एक्चुअल में आपने आउटपुट किया है 47,000 टन ऑफ स्टील पर डे। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी। 47,000 डिवाइड बाय 56,000, तो ये आएगा 83.92%। राउंड ऑफ में कहूं तो इट इज 40%, 84%, 84%। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे पीडीएफ में दे दिया है, पीपीटी में दे दिया है।
आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप वहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर वहां पे गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन मैंने यहां पे पूरा पूरा करके आपको दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़े, 9th वन। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, कहते हैं वीकली डिमांड है 100 यूनिट्स। वीकली डिमांड आपका 100 यूनिट, जिसको डी से इंडिकेट किया जाता है। रिव्यू साइकिल है 5 वीक्स का, जिसको टी से इंडिकेट किया जाता है टाइम। और सेफ्टी स्टॉक है 25 यूनिट का, जिसको एसएस से इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन की डिमांड थी कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न फॉर द आइटम। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न फॉर द आइटम। अब देखो, इन्वेंट्री टर्न का फॉर्मूला होता है 52D डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्न का फॉर्मूला होता है 52D डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, जहां पे 52 फिक्स है, 52 फिक्स है, इंटू 100 की अगर मैं बात करूं तो सर 100 क्या है, डी डिमांड जो है वो 100 आपके पास गिवन थी। तो अब मुझे डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है dt अपॉन में 2 प्लस एस, जहां पे d दैट इज डिमांड आपके पास गिवन है 100, t दैट इज टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एस मतलब सेफ्टी स्टॉक आपके पास गिवन है 25 यूनिट का। तो ये आपका आ जाता है एवरेज इन्वेंट्री 275। लेकिन जब मैं यहां पे 275 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 18.91 आता है, जबकि यहां पे ऑप्शंस में कुछ अलग ही गिवन है। यहां पे ऑप्शंस में कुछ अलग ही गिवन है, लेकिन ये जो कैलकुलेशंस है ये बिल्कुल ठीक है। तो देखना बनता है कि इंस्टीट्यूट जब इसका सॉल्यूशन देते हैं तो किस तरीके से ये आंसर निकालते हैं। या तो मेरे हिसाब से यहां पे कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न ना पूछ के ये केवल और केवल कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री पूछना चाह रहे हो। अब अगर एवरेज इन्वेंट्री पूछते तो अपना आंसर जो है वो ए मैच कर जाता, दैट इज 275 मैच कर जाता, 275 अपना मैच कर जाता। लेकिन यहां पे इन्वेंट्री टर्न पूछा है तो वो तो इसमें से आंसर मैच नहीं कर रहा। तो दो ही सिचुएशन बनती है, या तो इंस्टीट्यूट जब इसका सॉल्यूशन दे तो यहां पे कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न की बजाय एवरेज इन्वेंट्री आपको लिखा हुआ मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपका आंसर ए ठीक हो जाएगा। या फिर कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न ही लिखा हुआ होगा तो फिर ये चारों ही ऑप्शन गलत है और आपको वहां पे आंसर देखने को मिलेगा 18.91। एक बार चेक कर लेंगे जब इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन आ जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट सर, बस ये दो ही एमसीक्यू थे जो प्रैक्टिकल थे, इसके अलावा बाकी सारा का सारा यहां पे एमसीक्यू थियोरेटिकल गिवन। 15 एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू है, 60% आपका ओएम है, 40% आपका एसएम है। तो 15 का 60% बनता है 9। तो 9 एमसीक्यू आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के खत्म हो गए। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के 9 एमसीक्यू आपके खत्म हो गए। अब आपको एसएम के एमसीक्यू देखने हैं। तो अब आपको एसएम के एमसीक्यू गिवन है। पॉइंट नंबर 10, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज यूज्ड टू। पॉइंट नंबर ए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पॉइंट नंबर बी, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस विद इन इंडस्ट्री, मार्केट सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सर पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज यूज्ड टू एनालाइज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस विद इन एन इंडस्ट्री। B will be your correct answer. B will be your correct answer. Next, 11th MCQ. In strategic management, what is the purpose of a mission statement? जो मिशन स्टेटमेंट होता है आपका, उसका पर्पज क्या होता है? टू आउटलाइन द स्पेसिफिक एक्शन द ऑर्गेनाइजेशन विल टेक, टू डिस्क्राइब द कंपनीज रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड कोर पर्पज। सर, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड कोर पर्पज, दिस इज द पर्पज ऑफ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट में कंपनी ये बताना चाहती है कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका मेन पर्पज क्या है एग्जिस्टेंस में होने का। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12th MCQ, which type of strategy focuses on gaining a competitive advantage by being the lowest cost producer? सर, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, पॉइंट नंबर ए है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, बी है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के गेन को यहां पे अचीव करने की कोशिश करते हैं। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटेजिक टूल
used to prioritize a company's product or services to allocate resources effectively. अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने के लिए इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक टूल यूज किया जाता है? स्वॉट, बीसीजी, पेस्ट या फिर पोर्टर्स 5 फोर्सेस? मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा एक बार जब इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आ जाए तो आप एमसीक्यू नंबर 13 का जो आंसर है चेक कर लेना कि इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, which type of strategy focuses on serving a specific market niche or segment? सर स्पेसिफिक मार्केट निश या सेगमेंट की बात कर रहे हो तो कॉस्ट लीडरशिप नहीं, डिफरेंशिएशन भी नहीं होता, फोकस स्ट्रेटजी होती है। फोकस स्ट्रेटजी में एक स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस किया जाता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट जो एमसीक्यू था दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? एसएम में से इनका कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन भी आप पढ़ते हो, इंप्लीमेंटेशन भी पढ़ते हो, इवेल्युएशन भी पढ़ते हो, बट स्ट्रेटजी डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा तो कोई भी कंपोनेंट हम एसएम का नहीं पढ़ते हैं। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्ट्रेटेजिक डिसेंट्रलाइजेशन कोई कंपोनेंट नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपी ओएमएसएम दिसंबर 24 में 15 एमसीक्यू दिए एज पर पैटर्न, जिसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे ओएम के, बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल। फिलहाल जो एमक्यूपी है उसके बेसिस पे हम भी एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 4 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाए, बाकी आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं ओएमएसएम में जो एमसीक्यू है उसमें थ्योरी ज्यादा डोमिनेट कर रही है। और इसके लिए देखो मैं ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूट का एक तो बिट क्वेश्चन की जो बुकलेट है वो आप जरूर पढ़े एमसीक्यू के लिए। दूसरा, हर एक चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू गिवन होते हैं वो आप जरूर पढ़े। और पीछे के एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू आए हुए हैं वो आप जरूर पढ़े। अगर आप उतने शायद पढ़ के जाते हो, देखो प्रैक्टिकल वाले तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो 13 एमसीक्यू है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, बिट क्वेश्चन की बुकलेट जो आईसीएमआई ने रिलीज करी हुई है। दूसरा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज जो भी आए हुए हैं, इंक्लूडिंग ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी पहले आते थे, मैच द फॉलोइंग, वो भी पढ़ डालो, क्योंकि उसी में से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है। और एक स्टडी मटेरियल में चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू गिवन होते हैं वो जरूर पढ़ो। अगर आप उतना पढ़ोगे और आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़े तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 प्योर थ्योरी है, 6, 7, 8 प्योर थ्योरी है, 3, 4, 5 में 4 और 5 प्योर प्रैक्टिकल है, 3 में आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल है। अब अगर मैं इसमें आपको एनालिसिस करवाऊं, देखो क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, कोई भी 5, ध्यान देना। तो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 उठाऊं, क्वेश्चन नंबर 3 उठाऊं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पिक करूं, और 6 भी करना पड़ेगा, है ना, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो 6, 7, 8 में से तीनों में से कोई भी एक पिक कर लूं मान लो। अब देखो मैं आपको मेनली बताना क्या चाहता हूं वो समझना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों ही क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं। अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पिक नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कर लूंगा, तो मतलब यहां पे 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा मुझे एसएम में से अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, मतलब 14 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल तो सारा का सारा ओएम में है ही, क्योंकि प्रैक्टिकल तो एसएम में है ही नहीं। बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 3 का ए, तो सर ये क्वेश्चन भी थ्योरी है बट ओएम में से है। इसका मतलब यह है इंस्टीट्यूट ने बोला जरूर है कि ओएम है 60%, 60 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का आपका एसएम है। लेकिन अगर आप चाहो तो आपका ओएम अगर स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो प्योर थ्योरी है, उसमें मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप केवल और केवल ओएम पे बेस्ड होकर जाते हो तो इसका मतलब आपको 14 नंबर का तो ओएसएम अटेम्प्ट करना पड़ा
और इसके अंदर 15 चौको 60, 9 क्वेश्चन इसमें वो थे, 6 क्वेश्चन वो थे एसएम के, 6 क्वेश्चन एसएम के थे, मतलब 12 नंबर का यहाँ पे आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, मतलब 12 और 14 26 नंबर का तो मैंडेटरी है कि आपको एसएम अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी 74 का आप ओएम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल माइंड में ये मत लेकर जाना कि इंस्टीट्यूट ने बोल दिया भाई 60% ओएम, तो 60 मार्क्स का ही ओएम अटेम्प्ट कर पाऊंगा और 40 का एसएम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे के एग्जाम्स में भी यही हो रहा है, एमक्यूपी में भी यही हो रहा है, तो आगे के एग्जाम्स में भी यही देखने को मिलेगा अपने को। तो कहीं ना कहीं ओएम पे ज्यादा फोकस करो इन कंपैरिजन विद एसएम, क्योंकि ओएम में 74 मार्क्स का अटेम्प्ट हो रहा है और एसएम में केवल और केवल 26 मार्क्स का अटेम्प्ट करके काम चल जाता है थ्योरेटिकल। चलिए, ये था मेरा एक स्ट्रेटजी कि भाई किस तरीके से हम ओएम पे बेस होकर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं ओएम एसएम के सब्जेक्ट में। इसके बाद ध्यान देना सेक्शन बी जो है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना दूं या आप खुद पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू में नो डाउट आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से एमसीक्यू करा दिए, भले ही थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो। बट अब इसमें मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना दूं, क्योंकि हम कोई यहाँ पे स्टडी तो कर नहीं रहे। देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस दिए हैं उनमें क्या ट्रिकी पॉइंट्स हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो थ्योरी तो जो स्टडी मटेरियल में लिखी हुई होगी वही तो होगी, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर स्टडी में होगा भी, पहली बात तो एज इट इज नहीं मिलता, एज इट इज होगा तो भी तो उसको समझने में दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, स्टडी मटेरियल में कौन से चैप्टर में कौन से पेज पे जाके आप देख सकते हो, वहां से आप चाहो तो एक बार देख लेना थियोरेटिकल क्वेश्चन। बाकी मैं यहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के फुल फ्लेज सॉल्यूशन देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस सर्व्ड बाय एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सर, एमआरपी के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन आपने बताने। तो एमआरपी एक पूरा का पूरा टॉपिक है आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का, तो इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन अगर आपको जानने हैं तो आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 71 पे चले जाएं, आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव्स और उसके नेक्स्ट पेज पे आपको फंक्शंस ऑफ एमआरपी देखने को मिल जाएंगे। 2B की मैं बात करूं तो कहते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कहते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग की प्रोसेस क्या है वो बताओ, और प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त कौन कौन से फैक्टर हमें कंसीडर करने चाहिए वो बताओ। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 90 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 90 पे जाइए, वहां पे आपको प्रोसेस डिजाइन, पहले तो प्रोडक्ट डिजाइन की प्रोसेस मिल जाएगी, जस्ट उसके नीचे आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, पार्ट ए थ्योरी एंड पार्ट बी इज द प्रैक्टिकल। पार्ट ए की मैं बात करूं, कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन मेंटेनेंस इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। सर, एक तो रूटीन मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस बताओ इंडस्ट्रियल सेटिंग में। दूसरा, डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव रूटीन मेंटेनेंस प्रोग्राम एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू ऑपरेशनल रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 351 रूटीन मेंटेनेंस के टॉपिक में। पेज नंबर 351 रूटीन मेंटेनेंस का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको इस पार्ट 3A का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पार्ट 3B आता है, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम डिमांड फोरकास्टिंग। और ध्यान देना, हर बार आपको एग्जाम में भी डिमांड फोरकास्टिंग में से एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल इंस्टीट्यूट जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का यहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर्म किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3B, डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन, 7 मार्क्स की वेटेज के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द यूज ऑफ कार्स इन 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। आपके पास 5 टाउन्स का डेटा गिवन है,
पॉपुलेशन इन टाउन, आपको सबसे पहले जो पॉपुलेशन है वो गिवन है लैक्स में, जिसको एक्स से इंडिकेट किया गया है। 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख और 15 लाख। और नंबर ऑफ कार्स गिवन है वाई से इंडिकेट किया गया है 9500, 7600, 8700, 10,000 और 12,300। illustrate a linear regression of y on x, मतलब y is equal to a plus bx, and estimate the number of scooters to be found in a town with a population of 29 lakh। कहते हैं अगर एक टाउन में 29 लाख की पॉपुलेशन हो तो बताओ वहां पे नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने होंगे। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट तो किया, यहां पे कार चल रही थी, नीचे आते आते स्कूटर्स हो गए, तो यहां पे कॉपी पेस्ट तो किया गया है क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर चेंज की गई है, अकॉर्डिंगली आप कार मान लो चाहे स्कूटर मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर तो वही आना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू बनाना पड़ेगा। आपके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने तैयार करा हुआ है, हेडिंग पुट करिए आंसर नंबर 3B, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई गिवन है, तो सबसे पहले तो आप ये कॉपी करेंगे, एक्स की वैल्यू कॉपी कर ली 5, 7, 9, 12, 15, 5, 7, 9, 12 और 15, इसका टोटल कर लिया, सिग्मा एक्स आ गया 48। सिमिलरली y की वैल्यू कॉपी कर लो 9500, 7600, 8700, 10,000 और 12,300। सर ये भी कॉपी हो गया और इसका एडिशन कर दिया तो सिग्मा y आ गया 48,100। इसके बाद हमें इक्वेशन अप्लाई करने के लिए x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225, इसका टोटल आ गया 524। इसके बाद एक्स वाई 5 इंटू 9500 47,500, 7 इंटू 7600 53,200, 9 इंटू 8700 78,300, 12 इंटू 10,000 1,20,000, 15 इंटू 12,300 184,500। टोटल आ गया सिग्मा एक्स वाई आ गया आपका 483,500। बस ये कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू हो गई। इसके बाद आप दो इक्वेशन अप्लाई कर लो, जिसमें पहली इक्वेशन हमने अप्लाई कर ली, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई की वैल्यू है सर 48,100, 48,100 इज इक्वल टू एन ए। क्वेश्चन ने बोला था 5 टाउन है, 1 2 3 4 5, तो एन आ जाएगा आपका 5, ए आ जाएगा प्लस बी सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स कितना है 48, तो 48 बी आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व तो कहां से करोगे, दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनाओ, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई, सर एक्स वाई सिग्मा आ रहा है 483,500 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स था 48, तो 48 ए हो गया प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 524, तो 524 बी आ गया। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को मैंने 9.6 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये इक्वल टू 48 बन जाए, 48a बन जाए। तो 48,100 इंटू 9.6, 5a इंटू 9.6 एंड 48 इंटू 9.6, और इसके नीचे लिख दी सेकेंड इक्वेशन और इसको सॉल्व किया। सर सॉल्व किया तो यहां पे आपको b मिल गया 344, ये अप्रॉक्स फिगर है, 344 अप्रॉक्स फिगर है। 21740 डिवाइड बाई 63.2 करता हूं तो ये 343.987 आता है, तो राउंड ऑफ में मैंने 344 कर दिया, राउंड ऑफ में मैंने 344 कर दिया। इसके बाद b की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, b की वैल्यू निकाल ली, तो अब a की निकाल लो। मैंने जो थर्ड इक्वेशन थी 461,760 इज इक्वल टू 48a प्लस 460.8, इसमें b की वैल्यू 344 रख दी और उसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 6318, और ये भी अप्रॉक्स है। फ्रैक्शन आ रहे हैं हर जगह, तो हर जगह मैंने अप्रॉक्स फिगर कंसीडर करी है, जिसकी वजह से मे भी इंस्टीट्यूट का आंसर आए उसमें फ्रैक्शन में आपको आंसर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर इंस्टीट्यूट भी राउंड ऑफ कर दे तो सेम आंसर भी आ जाएंगे। देन क्वेश्चन ने कहा था अगर पॉपुलेशन 29 लाख हो, मतलब x अगर 29 लाख हो, तो उस सिचुएशन में व्हाट विल बी y ऑन x, मतलब नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने होंगे। तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए है 6318 प्लस b की वैल्यू है 344, b की वैल्यू है 344 और x आपने लेना है एज पर क्वेश्चन 29 लाख।
इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 16,294, ये भी फ्रैक्शन था तो मैंने अप्रॉक्स लिख दिया। तो एक इजी क्वेश्चन है जो हर बारी आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है डिमांड फोरकास्टिंग में से। तो ऐसे क्वेश्चंस आप 4-5 करके जाओ या फिर 2-3 क्वेश्चन ही करके जाते हो तो उनको बार बार करो ताकि एक प्रैक्टिस बन जाए और एग्जाम में अपने को सोचना ही ना पड़े ज्यादा, इजीली हम उस क्वेश्चन को 7 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर सके। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा, सिमिलर क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में है बट फिगर्स डिफरेंट है, फिगर्स वहां पे डिफरेंट है तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 फुल्ली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट दिए गए, पार्ट ए और पार्ट बी, 7 मार्क्स की वेटेज के। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 4 ए की बात करें, शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स दैट आर टू बी शेड्यूल्ड थ्रू वन मशीन। एक मशीन पे हमें ये जॉब्स शेड्यूल करनी है। जॉब्स है ए बी सी डी ई एफ जी। ये डेज गिवन है कि प्रोसेसिंग में कितना कितना टाइम लगेगा, तो 11 डेज, 10 डेज, 2 डेज, 4 डेज, 12 डेज, 6 डेज और 3 डेज, ये प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। और ड्यू डेट कब की है, तो सर ये काम है 16 दिन में करके देना है बट 11 दिन प्रोसेसिंग में लगेंगे। ये 15 दिन में करके देना है, ये 12 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, ये 10 दिन में और ये 5 दिन में आपको काम करके दे देना है। कहते हैं अलाइन दी जॉब्स, सीक्वेंसिंग बतानी है इनकी बाई FCFS। FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कुछ नहीं, जो सीक्वेंस में जॉब गिवन है A B C D E F G, सर यही सीक्वेंस रहेगा। सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया हुआ है। FCFS में कुछ नहीं, फर्स्ट कम तो फर्स्ट सर्व, जो सीक्वेंस गिवन है वही एज इट इज लिख दो A B C D E F G का। सेकंड है SPT। SPT का मतलब होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम ये है, शॉर्टेस्ट किसका है, 2 दिन का C का, तो सबसे पहले C, उसके बाद 3 दिन G का, उसके बाद 4 दिन D का, उसके बाद F 6 दिन, उसके बाद B 10 दिन, A 11 दिन और E 12 दिन। तो सीक्वेंस आपका हो जाएगा डेज के हिसाब से CGDFBAE। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद थर्ड है LS। LS का मतलब होता है लीस्ट स्लैक। लीस्ट स्लैक का मतलब होता है सर ड्यू डेट में से प्रोसेसिंग टाइम माइनस करोगे तो स्लैक आएगा, और कम से कम जो स्लैक होगा वहां से आपने जॉब स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए LS निकालना पड़ता है। जॉब के नाम लिख लिए ABCDEF, ड्यू डेट में से प्रोसेसिंग टाइम माइनस करना है, तो ड्यू डेट कॉपी कर ली, ड्यू डेट कॉपी कर ली 16, 15, 12, 20, 30, 10 और 5। देन प्रोसेसिंग टाइम भी कॉपी कर लिया 11, 10, 2, 4, 12, 6 और 3। बस ड्यू डेट में से प्रोसेसिंग टाइम माइनस करो, 16 माइनस 11 5, 15 माइनस 10 5, 12 माइनस 2 10, 20 माइनस 4 16, 30 माइनस 12 18, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 2। कम से कम कौन सा है, जी का, तो सबसे पहले आ जाएगा जी। 2 के बाद आएगा 4 F, 5 2 पे कोई सा भी सीक्वेंस ले सकते हो, A B लिख सकते हो, B A लिख सकते हो, मैंने A B लिख दिया। 5 के बाद आता है 10 C पर, उसके बाद 16 D और उसके बाद 18 E पे। तो G F A B C D E। इसके बाद फोर्थ जो तरीका बोला है वो बोला है CR। CR मतलब क्रिटिकल रेशियो। CR का मतलब होता है क्रिटिकल रेशियो, और क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला होता है ड्यू डेट अपॉन में प्रोसेसिंग टाइम। तो आपको सिंपली क्या करना है, ड्यू डेट को प्रोसेसिंग टाइम से डिवाइड करना है। 16 डिवाइड बाई 11, 15 डिवाइड बाई 10, 12 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 4, 30 डिवाइड बाई 12, 10 डिवाइड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको एक क्रिटिकल रेशियो पता चल जाएगा, CR पता चल जाएगा। इसमें भी लोएस्ट से बढ़ना है आपने, लोएस्ट से स्टार्ट करना है। लोएस्ट क्या है, सबसे कम है आपका 1.5, वो 1.45 A आ जाएगा। इसके बाद 1.5 B आ जाएगा। इसके बाद 1.67, दो जगह FG लिख सकते हो, GF लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर आएगा D 5, नहीं E आएगा 2.5 है, उसके बाद 5 आएगा D और लास्ट में 6 है हाईएस्ट C। इसके बाद
इसके बाद एलसीएफएस, एलसीएफएस का मतलब लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व में कुछ नहीं करना, ये सीक्वेंस को उल्टा कर दो, GFEDCBA, उल्टा कर दो बस जॉब को, GFEDCBA। और जो लास्ट है उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, लास्ट है आपका LPT, LPT होता है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो सर जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम था SPT था, SPT था उसको उल्टा कर दो, EABFDGC, दैट विल बी योर LPT। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी इंस्टीट्यूट ने, यहां पे बोला ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज टाइम डिले। अब एवरेज टाइम डिले जो है मैंने तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ढूंढ लिया, मुझे तो नहीं मिला। एवरेज टाइम डिले जो है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मुझे तो कहीं नहीं मिला, लेकिन मेरे हिसाब से ये एवरेज टाइम डिले क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि एक कॉमन सेंस का वर्ड मुझे लगा, एवरेज टाइम डिले। तो सर टाइम डिले क्या है भाई, 16 दिन का ड्यू डेट है जबकि 11 दिन में काम हो सकता है, तो हम कह सकते हैं 5, मतलब जो स्लैक था, सिंपल आपको कहूं तो जो आपने स्लैक निकाले थे वो टाइम डिले हो सकते हैं, ये जो स्लैक है ये टाइम डिले हो सकते हैं। और एवरेज टाइम डिले अगर ये पूछना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइम डिले ये हो सकता है कि इन सबका एडिशन हो, जो कि 60 है और 7 जॉब्स है, तो 60 डिवाइडेड बाई 7, 8.57, मतलब राउंड ऑफ में 9 डेज। मेरे हिसाब से एवरेज टाइम डिले कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी अगेन मैं इस क्वेश्चन में एवरेज टाइम डिले के लिए कहूंगा कि आपको एक बार देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट एवरेज टाइम डिले किस तरीके से कैलकुलेट करके देते हैं अपने सजेस्टेड आंसर में, अपने सजेस्टेड आंसर। तो ये चीज छोटा सा एक देखने वाली है, बाकी जो है वो मैंने आपको बिल्कुल सही से करवा दिया। तो यही तो चीजें होती है जिसकी वजह से अपने को मॉडल क्वेश्चन पेपर क्यों एनालाइज करना है। सर मॉडल क्वेश्चन पेपर इसीलिए एनालाइज करना है कि कुछ नया है इसके अंदर, अगर नया है तो हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। अगर हमारे पास उसकी नॉलेज होगी, जैसे कि मैंने आपको मेरी तरफ से जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बट एक बार अगर कोई नई चीज है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से देखना बनता है कि भाई वो सॉल्यूशन किस तरीके से देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक जनरल सेंस के हिसाब से दे सकता हूं आंसर, बट इंस्टीट्यूट जो है, अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कोई चीज नहीं है, पहली बार वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में उसका सॉल्यूशन दे, तो एक बार चेक करना अपना बनता है कि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, और जो वो चाहता है अपने को उसी तरीके से एग्जाम में करके आना है। तो दो चीजें मैंने अभी तक आपको बता दी है। आपको इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर जब आए क्या देखना है, एक तो 9th पॉइंट, क्योंकि इसमें मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, या तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा या फिर ये गलत ऑप्शन है, या फिर दूसरा आपको चेक करना है एक एवरेज टाइम डिले। मैंने बता दिया मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बट एवरेज टाइम डिले आप इंस्टीट्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी चेक करना। मैं तो चेक करूंगा ही करूंगा जैसे ही एज सुन एज इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी दैट इज फ्रॉम सिमुलेशन टॉपिक। सिमुलेशन टॉपिक में से गिवन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में है, बट फिगर्स यहां पे फिर से आपको चेंज करके प्रोवाइड करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5B, एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स आउट अबाउट 100 कार्स ए डे। डेली बेसिस पे प्रोडक्शन 100 कार्स का हो सकता है, बट डेविएशन अकर ओइंग टू मेनी कॉजेज, लेकिन इसमें डेविएशन भी हो सकता है किसी भी रीजन से। द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है विद प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्शन 95 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.08 है, तो 96 का प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.06 है। 97 का प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.07 है। 98 का प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.05 है। 99 का भी प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.15 है। 100 का प्रोडक्शन हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है। प्रोडक्शन 101 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.04 है। प्रोडक्शन 102 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.09 है। प्रोडक्शन 103 की प्रोबेबिलिटी 0.17, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन 104 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.05, और प्रोडक्शन 105 भी हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.04 है। कहते हैं फिनिश्ड कार्स आर ट्रांसपोर्टेड
अक्रॉस द बे एट द एंड ऑफ ईच डे बाई फेरी। एक फेरी के थ्रू ये जो कार्स है ये ट्रांसपोर्ट भेज दी जाती है, ट्रांसपोर्ट से भेज दी जाती है। इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली 100 कार्स, हम बनाते इतना इतना है लेकिन फेरी में जो स्पेस है वो 100 कार्स का ही है, मतलब एक बारी में 100 कार्स आ सकती है। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट। बताओ एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिफ्ट कितना होगा, और सिमिलरली एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट कितना होगा। यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर टू सिमुलेट द डेटा प्रोवाइडेड अबव। ये आपको 15 रैंडम नंबर दिए हुए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिगर सीन्स के साथ हमारे एग्जाम में भी पूछा गया जून 2024 में, और सेम क्वेश्चन फिगर सीन्स के साथ हमारे स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। हेडिंग पुट करी मैंने यहाँ पे आंसर नंबर 4 बी, स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। सबसे पहले प्रोडक्शन पर डे कॉपी किया और प्रोबेबिलिटी कॉपी की। प्रोडक्शन पर डे कॉपी किया 95 से लेकर 105 सीक्वेंशियली, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। साथ में प्रोबेबिलिटीज भी कॉपी करी 0.08, 0.06, 0.07, 0.05, 0.15, 0.20, 0.04, 0.09, 0.17, 0.05 और 0.04। ये प्रोबेबिलिटी भी कॉपी कर ली। प्रोबेबिलिटी को कर लो क्यूमुलेट 0.08 प्लस 0.06.14 प्लस 0.07.21 प्लस 0.05.26 प्लस 0.15.41 प्लस 0.20.61 प्लस 0.04.65 प्लस 0.09.74 प्लस 0.17.91 प्लस 0.05.96 और प्लस 0.041। और रेंज तैयार कर लो एक कम 0 से 7, 8 से 13, 14 से 20, 21 से 25, 26 से 40, 41 से 60, 61 से 64, 65 से 73, 74 से 90, 91 से 95 और 96 से 99। ये रैंडम नंबर रेंज आपके पास तैयार हो चुकी है। इसके बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले मैंने डे कॉपी किया। क्वेश्चन में 15 रैंडम नंबर है तो डे आपको लेने पड़ेंगे 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी आ जाएगा यहां पे, 13 14 15। इसके बाद रैंडम नंबर कॉपी करने आपने, रैंडम नंबर कॉपी कर लो 14 56 45 98 32 47 63 12 20 18 77 65 38 और 90। सर ये रैंडम नंबर्स आप यहां से कॉपी कर लो। रैंडम नंबर कॉपी कर लिए। अब रैंडम नंबर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन देख लो कितना है 14। सर 14 आएगा, 14 से 20 में प्रोडक्शन विल बी 97। 56 नंबर आएगा आपका 41 से 60 में और प्रोडक्शन होगा 100। नेक्स्ट 45, सर 45 आएगा 41 से 60 में और आपका प्रोडक्शन होगा अगेन 100। नेक्स्ट 98 आएगा सर 96 और 99 के बीच में प्रोडक्शन विल बी 105। नेक्स्ट नंबर है 32 आएगा 26 से 40 में और इट विल बी 99। नेक्स्ट नंबर है 47 फिर से 41 से 60 में 100 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 63 आएगा 61 से 64 में प्रोडक्शन विल बी 101। नेक्स्ट नंबर आपका 12 आ जाएगा 8 से 13 में प्रोडक्शन विल बी 96। नेक्स्ट नंबर है 20 14 से 20 में आएगा प्रोडक्शन विल बी 97। नेक्स्ट नंबर 18 अगेन 14 से 20 के बीच में प्रोडक्शन विल बी 97। नेक्स्ट नंबर है 77 आएगा 74 से 90 के बीच में और प्रोडक्शन विल बी 103। नेक्स्ट नंबर है 65 से 73 योर प्रोडक्शन विल बी 102। नेक्स्ट नंबर है 30 आ जाएगा आपका 26 से 40 में प्रोडक्शन विल बी 99। नेक्स्ट नंबर है 8
इट विल बी 8 to 13, प्रोडक्शन विल बी 96 और फाइनली 90। सर 90 आएगा आपका, 74 से 90 में और प्रोडक्शन विल बी 103। प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन ने कहा फेरी के अंदर आप 100 कार भेज सकते हो। अगर आप 97 प्रोडक्शन करोगे तो कार जाएगी 97, तो फेरी के अंदर, बोट के अंदर 3 कार का स्पेस खाली रहेगा। अगर 100 कार होगी तो 100 आप भेज दोगे, तो ना तो कार को वेट करना पड़ेगा, ना ही फेरी में कोई स्पेस होगा। अगेन 100, सर ना तो कार को वेट करना पड़ेगा, ना फेरी में स्पेस है। अगर कार 105 है तो फेरी में तो 100 ही जाएगी, तो 5 कार को यहां पे वेट करना पड़ेगा। 99 प्रोडक्शन करोगे तो 99 कार भेज दोगे, फेरी में 1 कार का स्पेस बाकी रह गया। 100 में कहीं पे भी वेटिंग नहीं है। 101, सर 100 कार भेज दोगे, 1 कार को वेट करना पड़ेगा। 96 के केस में 96 कार भेज देंगे, फिर भी फेरी में 4 का स्पेस बाकी रह जाएगा। 97 के केस में 3 का स्पेस, 97 के केस में 3 का स्पेस। कार 103 हुई, 100 भेज दोगे, 3 कार को वेट करना पड़ेगा। कार 102 हुई, 100 भेज दोगे, 2 कार को वेट करना पड़ेगा। 99 कार है, 1 का स्पेस रह जाएगा। 96 कार है, 4 का स्पेस रह जाएगा। 103 कार है, 100 आप फेरी में भेज दोगे, 3 कार को वेट करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स वेटिंग कितना है? 5 + 1 6 + 3 9 + 2 11 + 3 14। 14 कार आउट ऑफ 15 डेज, तो 0.93 कार वेट कर रही है ऑन एन एवरेज। सिमिलरली स्पेसेस की बात करें, एम्प्टी स्पेस इन बोर्ड, तो 3 + 4 7 + 3 10 + 3 13 + 1 14। एक सेकेंड, 3 4 4 8 3 11 और 3 14, 15 और 4 19, 19 आउट ऑफ 15 डेज, तो 1.27 कार ऑन एन एवरेज वेट करेगी। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में जून 24 में पूछा गया, फिगर चेंज के साथ। स्टडी मटेरियल में भी सेम क्वेश्चन है, फिगर चेंज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अगेन प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें 5A जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, और पार्ट बी जो है दैट इज फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पर्ट में से ये क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर देखकर ऐसा लग रहा है कि जून 2024 का जो ओएमएसएम का पेपर था उसी को एज ए यहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर रख दिया, केवल और केवल फिगर्स चेंज करके, क्योंकि क्वेश्चंस में फिगर्स मैच नहीं कर रही, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके के हैं जैसे डिमांड फोरकास्टिंग उसमें भी था, इसमें भी है। डिमांड फोरकास्टिंग उसमें भी था, इसमें भी है। ये एलसीएफएस वाला क्वेश्चन उसमें नहीं था। सिमुलेशन वहां पे भी था, सेम क्वेश्चन था, फिगर चेंज थी। रिप्लेसमेंट वहां पे भी था, सेम तरीके का क्वेश्चन था, केवल स्क्रैप वैल्यू वगैरह को लेकर थोड़ा फर्क था। अगेन नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन वहां पे भी था, इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं, बस फिगर थोड़ी बहुत चेंज यहां पे की गई है। क्वेश्चन नंबर 5A, ए फर्म इज यूजिंग ए मशीन हुज परचेज प्राइस 37,000 है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 5200 के, तो 37 पास 42,200, सर 42,200 कॉस्ट हो गई। एंड द मशीन हैज ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओनली 5,500 बिकॉज द फर्म हैज ए मोनोपोली ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्क। 5500 रुपए जो है वो स्क्रैप वैल्यू है, तो 37,000 रुपए परचेज प्राइस, 5200 इंस्टॉलेशन, 42,200 की कॉस्ट हो गई, माइनस 5500, 36,700 रुपए जो है, 36,700 जो है वो एक तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया वीकेंड से। द मेंटेनेंस कॉस्ट इन वेरियस ईयर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है कि अगर फर्स्ट ईयर तक बात करें तो 970, ये सेकंड ईयर तक का है, मतलब दोनों सालों का मिला के, ये थर्ड ईयर 4 5 6 7 8 9, मतलब ये इस तरीके से मिलाकर के आप क्यूमुलेट इसका करोगे, इंडिविजुअल ईयर का है, लेकिन धीरे धीरे मेंटेनेंस क्या है, बढ़ता जा रहा है। कैलकुलेट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। कहते हैं बताओ मशीन कब रिप्लेस करनी है, अज्यूमिंग दैट द मशीन रिप्लेसमेंट कैन बी डन ओनली एट ईयर एंड। सर ईयर एंड ही हम मान के चलते हैं, तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कॉस्ट बनाना पड़ता है। तो हेडिंग पुट करी मैंने यहाँ पे आंसर नंबर 5A, बनाना शुरू किया स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले तो ईयर कॉपी कर लिए 9 साल,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 साल कॉपी कर लिए। नौ साल कॉपी कर लिए। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट कॉपी कर लो, 970, 1060, 1400, 2100, 2900, 3700, 4100, 4700 और 7500। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये आप कॉपी कर ली। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट को कर लो क्यूमुलेट, 970 प्लस 1060 इट विल बी 2030 प्लस 1400 3430 प्लस 2100 5530 प्लस 2900 8430 प्लस 3700 12130 प्लस 4100 16230 प्लस 4700 20930 प्लस 7500 28430। इसके बाद डेप्रिशिएशन लेना एक तरीके से, तो मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हटा दो। सिंपल कहूं 37,000 प्लस इंस्टॉलेशन 5200 माइनस 5500, सर ये आ जाएगा आपका 36,700 डेप्रिशिएशन। कभी भी बेच लो 5500 रुपए मिलने। टोटल कॉस्ट का मतलब है ये जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है वो, और कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, इनका और इनका प्लस करना है, इन दोनों फिगर को प्लस करना है। इनको प्लस करोगे तो इसका मतलब आपको आपकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। और एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपने, ये जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय ईयर करना है। 37670 डिवाइड बाय 1, 38730 डिवाइड बाय 2, 40130 डिवाइड बाय 3, 42230 डिवाइड बाय 4, 45130 डिवाइड बाय 5, 48830 डिवाइड बाय 6, 52930 डिवाइड बाय 7, 57630 डिवाइड बाय 8 और 65130 डिवाइड बाय 9। क्वेश्चन कहता है कब रिप्लेस करो, जहां पे सबसे कम कॉस्ट है वहां पे रिप्लेस करो, और 8th ईयर में आपके सबसे कम कॉस्ट है उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो 8th ईयर के एंड में आपको मशीन रिप्लेस कर देनी चाहिए। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A का एक सिंपल सा आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5B। दिस इज गिवन फ्रॉम CPM per chapter. Prepare a network diagram from the data given below and find total duration of the project, critical path, EST, EFT, LST, LFT और total float of each activity। तो आज के टाइम पे ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि पहले अगर पास्ट देखें तो सर पास्ट में मेनली क्या है, क्रिटिकल पाथ पूछ के रह जाते थे, बट अभी लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसमें EST, EFT, LST, LFT, फ्लोट ये भी पूछे जा रहे हैं। ये आपके पास डेटा गिवन है जिसके बेसिस पे एक्टिविटीज गिवन है ABCDEFGHIJ, ड्यूरेशन गिवन है और प्रीडिसीसर एक्टिविटी भी गिवन है। आपको सबसे पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाना है, तो सर सबसे पहले आपको दो एक्टिविटी निकालनी है A और B। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने तैयार करा हुआ है आपके लिए। तो सबसे पहले दो एक्टिविटी आ जाएगी, एक्टिविटी A और एक्टिविटी B। एक्टिविटी A और एक्टिविटी B, दो एक्टिविटी आ गई। नंबरिंग में 1 to 2 और 1 to 3 एक्टिविटी नंबर दे दिया है। इसके बाद आपने B से एक्टिविटी C निकालनी है, तो सर B से ये जो B एक्टिविटी है इससे हमें C निकालनी थी, तो C एक्टिविटी यहां पे मैंने निकाल दी है। C एक्टिविटी मैंने निकाल दी यहां पे फिर बोला A और C से D निकालनी है, तो ये पॉइंट था A का भी C का भी, तो A और C से हमने यहाँ पे D एक्टिविटी बना दी, ये हमने एक्टिविटी D यहाँ पे बना दी। फिर बोला A से E भी निकालनी है। अब A कहां था, A तो यहां पे था, A यहां पे था, तो A से यहां पे E एक्टिविटी भी निकालनी है, तो इधर E एक्टिविटी भी निकालती। देन B से F भी निकालना है, तो ये एक्टिविटी B थी, तो B से यहां पे F भी एक एक्टिविटी निकाल दी है। फिर D से आपने G और H निकालना है, तो सर D ये था, तो दो एक्टिविटी G और H इस तरीके से निकाल दी। क्यों निकाल दी, क्योंकि इसके बाद F और G से I निकालना था, तो F कहां था, F यहां था, G यहां पे था, तो यहां से हमने I एक्टिविटी निकाल दी। और फाइनली इन्होंने कहा था E, H और I से J निकालना है, तो यहां पे E, H और I मैच कर दिए थे हमने, जिससे हमने एक्टिविटी J निकाल दी। यहां पे
ड्यूरेशन नहीं लिखे हुए, ड्यूरेशन मैं लिख देता हूं हर एक एक्टिविटी का। ए का है 15, बी का भी 15। ए एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 15 डेज, बी एक्टिविटी का भी ड्यूरेशन है 15 डेज। एक्टिविटी सी का ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 और डी का रहेगा 5। सी का रहेगा 3, डी का रहेगा 5। ई का 8 है, एफ का 12 है। ई का 8, एफ का 12। इसके बाद जी का 1, एच का 14, जी का 1, एच का 14 और आई का 3 और जे का 14। आई का 3 और जे का 14। ये आपके पास ड्यूरेशन गिवन थे। क्वेश्चन ने कहा था नेटवर्क डायग्राम बना दो, टोटल ड्यूरेशन निकालो। तो टोटल ड्यूरेशन के लिए पाथ देख लो कौन कौन से हैं। तो सर यहां पे पाथ कई बनते हैं, यहां पे क्रिटिकल पाथ लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे सारे के सारे पाथ आपको एक बार बता देता हूं। पहला पाथ बनता है आपका ए से ई चले जाओ, ई से जे चले जाओ। इसमें 15, 8, 23 और 14, 37 दिन का टाइम लगेगा, 37। पाथ नंबर 1 कौन सा है? पाथ 1 है आप ए से ई और ई से जे चले जाओ, 37 डेज का टाइम लगेगा। या यू कैन से 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। दूसरा पाथ यह है कि आप ए से इधर डी की तरफ शिफ्ट कर जाओ। दूसरा पाथ यह है कि आप ए से डी की तरफ शिफ्ट कर जाओ, फिर डी से एच की तरफ चले जाओ, फिर एच से जे की तरफ चले जाओ। इसमें आपका ड्यूरेशन लग जाएगा 15 + 5 20 + 14 34 + 14 48। इसके बाद एक बात और बनता है कि आप ए से डी की तरफ ही आ जाओ। आप ए से डी की तरफ आ जाओ, अब डी से जी की तरफ आ जाओ, फिर जी से आई की तरफ चले जाओ, देन आई से जे पे चले जाओ। ऐसा करोगे तो टाइम लग जाएगा 15, 5, 20 और एक 21, 13, 34 और 14, 48 डेज का टाइम यहां पे लग जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन आपके पास ये ए की तरफ जाते ही क्यों, बी की तरफ आ जाओ, फिर बी से आप सी की तरफ चले जाओ, सी से ई और ई से जे। अगर आप ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा 15, 3, 18, 8, 26 और 14, 40 दिन का टाइम लगेगा, 40 दिन का टाइम लगेगा। इसके अलावा पांचवा पाथ आपका ये बनता है कि आप बी से ही आओ, बी से आप सी की तरफ जाके, बी से आप सी की तरफ जाओ, लेकिन फिर आप मूव कर जाओ डी की तरफ, फिर डी से मूव कर जाओ एच की तरफ, फिर एच से मूव कर जाओ जे पे। तो टाइम लगेगा आपका 15, 3, 18, 5, 23, 14, 37 और 14, 51 दिन, 51 दिन का टाइम लगेगा। इसके अलावा पाथ और भी बनते हैं। P6 में यहां पे लिख देता हूं, टॉप पे लिख रहा हूं P6। नेक्स्ट पाथ ये बनता है कि आप बी से ही स्टार्ट करो, सी पे जाओ, सी से फिर डी पे आओ, फिर डी से जी की तरफ मूव कर जाओ, फिर आई पे चले जाओ, फिर जे पे चले जाओ। इसमें आपको टाइम लग जाएगा 15, 3, 18, 5, 23, 24, 13, 37 और 14, 51 दिन का ही टाइम आपको इसमें भी लगेगा। 15, 3, 18, 5, 23, 24, 13, 37 और 14, 51 दिन का यहां पे। और एक बात और बनता है, दैट इज P7। P7 बनता है कि सर आप बी से सीधा सीधा एफ पे आ जाओ, इधर एफ से आई और आई से जे। इसमें लग जाएगा 15, 12, 27, 13, 40 और 14, 54 दिन लग जाएंगे। तो सर टोटल ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 54 दिन का, 54 दिन का। इनका कुछ और कहना है, कुछ गड़बड़। इनका कहना है कि क्रिटिकल पाथ जो है 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 7 है। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है एक बार चेक करो जरा। 1 से 2 15, 2 से 3, 3, 18, 18 और 5 23, 3 से 4 पे आते हो 23, 23 और 14 37, 37 और 14
51। सर इसमें 54 है ना, लेकिन 15 12 27 13 40 और 14 54 दिन। इनका कहना है बी सी डी एच और जे, और मेरा कहना है यहां पे बी एफ आई और जे। अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने ये आई पे 13 ले लिया जबकि ये 3 है, ये 3 ही है। ठीक 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 ठीक, ये 3 है, ये सेम होने की वजह से वो गड़बड़ हो गई। तो ये 54 नहीं, ये 15 12 27 3 30 और 14 44 है, ये 44 है। तो जहां जहां आई आया होगा मैंने ये गलती करी होगी। बी 15 3 18 5 23 1 24 3 27 और 14 41, ये 51 नहीं 41 है। जहां जहां आई मैंने लिया होगा वहां पे मैंने ये 10-10 दिन का गैप डाला होगा। ये P3 वाला भी 48 नहीं 38 आएगा, ये 38 है। ठीक है, तो सर ये बात थे। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है सबसे ज्यादा 51, मतलब बी सी डी एच जे। और अगर नंबरिंग में आप बात करते हो तो 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 6 और 6 to 7। ये क्वेश्चन की नेटवर्क डायग्राम की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। टोटल ड्यूरेशन 51 डेज और क्रिटिकल पाथ भी आपको पता चल गया। इसके बाद सर अपने को फ्लोट निकाल के देने, ईएसटी ईएफटी फ्लोट ये सब निकालने हैं। इसके लिए स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले एक्टिविटीज कॉपी कर ली, सबसे पहले एक्टिविटीज कॉपी कर ली, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे सर कॉपी कर ली। साथ में नंबरिंग भी कॉपी कर ली इनकी, कि जो एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए है उसकी नंबरिंग रहेगी 1 to 3, जो एक्टिविटी बी है उसकी नंबरिंग है 1 to 2, जो एक्टिविटी सी है उसकी नंबरिंग है 2 to 3, जो एक्टिविटी डी है उसकी नंबरिंग है 3 to 4। नेक्स्ट एक्टिविटी है ई, ई एक्टिविटी की नंबरिंग आपकी 3 to 6। नेक्स्ट एक्टिविटी है एफ, एफ एक्टिविटी की नंबरिंग है 2 to 5। नेक्स्ट एक्टिविटी है जी, जी एक्टिविटी है 4 to 5। नेक्स्ट एक्टिविटी है एच, एच है 4 to 6। नेक्स्ट एक्टिविटी है आई 5 to 6 और लास्ट एक्टिविटी है जे दैट इज 6 to 7। सर नंबरिंग भी कॉपी कर दी क्योंकि स्लैक वगैरह निकालने के लिए आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आप सबसे पहले टाइम कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन से, 15 15 3 5 8 12 1 14 3 14, ये कॉपी पेस्ट करना है आपने। इसके बाद सबसे पहले ईएसटी निकाल लो। सर ये ईएसटी ई और एल जो निकाले हुए हैं ये होते हैं ईएसटी और एलएफटी। ईएसटी कैसे निकलता है, ईएसटी निकलने का मतलब है ये जो ए एक्टिविटी है यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, सर कुछ नहीं लगा तो 0। बी एक्टिविटी, सर एक्टिविटी बी तक पहुंचने में क्या टाइम लगा, कुछ नहीं लगा 0। सी, सी एक्टिविटी ये है, सी एक्टिविटी ये है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको 15 दिन का टाइम लगेगा तो ई आ जाएगा 15। डी, सर यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये 15 दिन का टाइम लगा तो इसका यहां से आओगे तो 15 दिन और यहां से आओगे तो 15 दिन 18 दिन, हाईएस्ट लिया जाता है तो ई विल बी 18। डी के बाद ई, सर यहां तक पहुंचना है तो 15 3 18 और 5 23 दिन, इधर से 23 दिन, 15 और 5 20। डी, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे 26 लिया गया है। यहां तक पहुंचने के तरीके क्या क्या हैं, सर 15 और 5 20 या फिर 15 और 3 18 और 5 23 23। तो सर ये 26 तो नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार डी की बात करें तो डी का पॉइंट तो यही है, तो यहां तक पहुंचने में 15 और इधर से 15 और 3 18 तो 18 आ जाएगा। 3 के बाद 4 ये है, 4 ये है, तो सर यहां तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते क्या हैं, ये रास्ता है जिसमें 20 दिन है, ये रास्ता है जिसमें 15 3 18 और 5 23 है, बस रास्ता तो यही है सर। तो यहां पे ये 26 जो है ये 26 तो नहीं बन रहा, ये 23 बन रहा है। या तो नंबरिंग मैंने गलत करी है कहीं ना कहीं, एक बार नंबर देख लेते हैं।
एक्टिविटी ए का टाइम ड्यूरेशन था आपका 15, सी का 3, डी का 5, सी का 3, डी का 5, ई का 8 था, ई का 8 था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। इसके अलावा अगर देखें तो 5 तक आने के कई रास्ते हैं। इधर से आते हो 15, 12, 27, इधर से आते हो 15, 5, 20 और 1, 21, इधर से आते हो 15, 3, 18, 5, 23 और 1, 24। सर आईएस 27 है तो 27 आ जाएगा। ये तो कंफर्म है। 5 के बाद 6, यहां तक आने के कई रास्ते हैं फिर से। 15 और 8, 23, इधर से आते हो 15, 5, 20 और 14, 34, इधर से आते हो तो 15, 5, 20 और 1, 21 और 3, 24। सर इधर से आते हो तो 15, 12, 27 और 13, 40। तो 40 यही 15, 12, 27 और 3, 30। तो 40 कहां पे आया हाईएस्ट? 15, 8, 23, 15, 5, 20 और 13, 34, 15, 5, 20, 1, 21, 3, 24। सर इधर से 15, 3, 18, 5, 23 और 1, 24 और 3, 27, 15, 12, 27 और 3, 30। तो यहां पे ये मिस्टेक है। देखो जो मैं गलती कर रहा था वो यहां पे की गई है। मैं यहां पे ये 13 ले रहा था, तो इन्होंने भी ये क्या है 54 करके यहां पे गलती करी है। तो ये 54 है ही नहीं, क्योंकि आप अगर बात करोगे इन क्रिटिकल पाथ की 1 से 2, सर 1 से 2 का टाइम पीरियड कितना है? 15। 2 to 3, 2 to 3 3 दिन, देन 3 to 4, 3 to 4 5 दिन, 4 to 6, 4 to 6 14 डेज और 6 to 7 14 डेज। तो 15, 3, 18, 5, 23, 14, 37 और 14, 51 ही बनता है सर। तो यहां पे ये मिस्टेक है, मैं करेक्ट करवा देता हूं। एक तो यहां तक ये मिस्टेक है। सबसे पहले तो एक्टिविटी की नंबरिंग चेक कर लो कि सर ये ए का 15 ही था क्वेश्चन के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। बी का भी 15 ही दिन था, ठीक है। सी का 3 दिन था, ठीक है। डी का 5 दिन था, ठीक है। ई का 8 दिन था, सर बिल्कुल ठीक है। एफ का 12 दिन था, सर बिल्कुल ठीक है। जी का 1 दिन था, एच का 14 दिन था, जी का 1 दिन था, एच का 14 दिन था। आई का 3 दिन था और जे का 14 डेज था, ठीक है। ये ठीक है। आपको 1 तक आने के लिए कोई पीरियड की जरूरत नहीं है। 2, सर यहां तक के लिए अगर मैं बात करूं 15 दिन है तो ये 15 आ जाएगा। 3, यहां तक आने के 2 रास्ते हैं। इधर से आओगे 15 दिन, इधर से आओगे 18, तो ई विल बी 18। 4 तक आने के लिए 2 रास्ते हैं। इधर से आओगे तो 15 और 5 20, इधर से आओगे तो 15, 3, 18 और 5 23। तो सर ये 26 नहीं 23 होगा, 23 होगा। 5 तक आने के रास्ते हैं। या तो सीधा इधर से आ जाओ 15, 12, 27, इधर से आओगे तो 15, 5, 20 और 1, 21, इधर से आओगे तो 15, 3, 18, 5, 23 और 1, 24। सर मैक्सिमम 27 है, 27 ही आएगा। 6 तक आने के लिए फिर से मैं बात करूं तो सर 6 तक आने के लिए आपका जो क्रिटिकल पाथ है कहीं ना कहीं वही फॉलो होगा। इधर से आते तो 15, 8, 23 ही होता, इधर से आते तो 15, 5, 20, 14, 34 होता, इधर से आते 15, 5, 20 और 1, 21, 3, 24 ही होता। इधर से आते घूम के तो 15, 3, 18, 5, 23, 1, 24 और 3, 27, 15, 3, 18, 5, 23 और 14, 37। तो सर ये 40 नहीं आएगा, ये 37 ही आएगा, 37 आएगा। तभी तो ये प्लस 14 करके ये 51 आएगा, क्योंकि 54 तो डेज ही नहीं है, 51 ही डेज है टोटलिटी में। 54 तो डेज बन ही नहीं रहे। हाँ कोई फिगर गलत हो तो अलग बात है, फिगर चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना ई कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो ई होता है ये ईएसटी होता है, तो अपने को यहाँ पे ईएसटी कॉपी करना है। और ईएसटी जो होता है वो टेल इवेंट का होता है। तो 1 का ईएसटी 0, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। इसमें 2 का ईएसटी आएगा, सर 2 का ईएसटी है 15। इसमें दोनों में 3 का ईएसटी आएगा, तो 3 का ईएसटी है 18। इसमें फिर 2 का वापिस से 15। यहां दोनों में 4 का ईएसटी आएगा, 4 का ईएसटी होगा 23। ये 26 की जगह 23।
देन 5 का EST, सर 5 का EST 27, और देन 6 का EST, 6 का EST होगा 37, इसको भी करेक्ट कर देता हूं। देन आप EFT निकाल सकते हो, EST में ड्यूरेशन ऐड करके EFT निकलता है, तो 0 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, ये EFT लिखा हुआ है, EST और EFT। सर ठीक है, देख लेते हैं। ये एक्चुअल में कॉलम थोड़े से गलत है, मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। ये जो है ये LST का कॉलम है, और ये जो है ये EFT का कॉलम है, क्योंकि EFT होता है EST प्लस ड्यूरेशन, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 0 15, 3 प्लस 15 18, 8 प्लस 18 26, 12 प्लस 18 30, 5 प्लस 15 20। ये करेक्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस 23 24, 14 प्लस 23 इट विल बी 37, 3 प्लस 27 30, 14 प्लस इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, 14 प्लस 37 इट विल बी 51। इस तरीके से आप अपना LFT कैलकुलेट कर पाओगे, आप अपना LFT कैलकुलेट कर पाओगे। इसके बाद अगर मैं बात, वो EFT कैलकुलेट कर पाओगे, इसके बाद LFT कैलकुलेट करना है। ये जो यहां पे आपने निकाला होता है ये LFT होता है। LFT कैसे निकलता है, सर 7 तक आने में कोई पीरियड नहीं है पीछे, क्रिटिकल पाथ कितना है 51, तो 51 माइनस 0 51 आएगा। ये 6 तक आने के लिए 14 है, तो 51 में से 14 माइनस कर दो, इट विल बी 37। 5 तक आने का तरीका है 14 और 3 17, तो 51 में से 17 माइनस कर दो, 51 में से 17 माइनस कर दो, इट विल बी 34। 34, 5 के बाद 4, यहां पर आने के दो तरीके हैं, 14 प्लस 14 28, 14 प्लस 3 17 प्लस 1 18, तो हाईएस्ट माइनस करना है 14 14 28, तो 51 में से 28 माइनस करोगे, इट विल बी 23। 3, सर 3 तक आने के कई रास्ते हैं, 14 8 22, 14 14 5 दैट इज 33, और इधर से आते हो तो 14 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, तो ज्यादा से ज्यादा यही आएगा 14 14 और 5, 14 14 28 5 33, 51 में से 33 माइनस करोगे, इट विल बी 18। 18, इसके बाद 2 तक आने के लिए अगर मैं बात करूं तो 14 14 5 और 3, यही रास्ता आएगा आई थिंक, 14 14 5 और 3, तो 3 5 8 22 और 14 36, 51 में से 36 माइनस करोगे, इट विल बी 15, और यहां तक 1 तक आने के लिए तो पूरा पीरियड कवर करोगे 51, 51 में से 51 माइनस करोगे, इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी 0। तो इस तरीके से आपने L निकाली है, ये LFT होता है, ये LFT होता है, ध्यान देना, ये वाला कॉलम होता है, और ये लिखा जाता है हेड इवेंट का, तो 3 का L, 3 का L है 18, यहां पे 2, तो 2 का L है 15, यहां पे फिर से 3 का आ जाएगा 18, देन 4 का LFT, 4 का LFT 23, यहां पे करेक्शन करनी पड़ेगी, ये 26 नहीं है 23 है, 6 का 37, ये भी करेक्शन करना पड़ेगा, इसके बाद 5 का LFT आएगा 34, ये भी 34, यहां पे 6 का LFT 37, ये करेक्शन तो हो गई, और लास्ट में 51। सर जब LFT आ जाता है तो LFT में से ड्यूरेशन माइनस करके LST आ जाता है, तो 18 माइनस 15 इट विल बी 3, 15 माइनस 15 0, 18 माइनस 3 15, 23 माइनस 8 इट विल बी 15, 37 minus 12 it will be 25, 34 minus 5 it will be 29, 34 minus 1 33, 37 minus 14 it will be 23, 3 दिन का गैप आ रहा था हर जगह, 37 minus 3 it will be 34,
और 51 माइनस 14 इट विल बी 37। कहीं ना कहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 3 दिन ज्यादा ले लिए एक जगह, तो उसकी वजह से सारा गड़बड़ हो गया मामला। इसके बाद आपको निकालना है टोटल फ्लोट। तो सिंपल आप LFT माइनस EFT कर सकते हो। 18 माइनस 15 3, 15 माइनस 15 0, 18 माइनस 18 0, 23 माइनस 26 माइनस 3 आएगा, बट माइनस में फ्लोट नहीं लिखा जाता तो इट विल बी रिटर्न एज 0। 37 माइनस 30 इट विल बी 7, वो 3 का गैप आएगा। 34 माइनस 20 इट विल बी 14, 34 माइनस 24 10, 37 माइनस 37 0, 37 माइनस 37 51 माइनस 51 0। तो इस तरीके से आपको यहां पे EFT, LFT, EST, LST और टोटल फ्लोट कैलकुलेट करके देने थे। एक जगह वो 3 दिन का डिफरेंस होने की वजह से पूरा का पूरा जो आंसर है उसमें आपको 3 दिन का हर जगह डिफरेंस देखने को मिल रहा था, इसके बाद आ जाते हैं SM के क्वेश्चंस, जो कि थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये थ्योरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट A, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पहले ही चैप्टर में जाइए, आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 404 है आपके स्टडी मटेरियल का। आपको डायरेक्टली वहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखने को मिल जाते हैं 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। पॉइंट नंबर बी में कहते हैं डिस्क्राइब द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज विद एग्जांपल्स। आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 510 पे जाइए, वहां पे आपको पूरा का पूरा टॉपिक इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो पेस्टल फ्रेमवर्क की बात की गई है। द पेस्टल फ्रेमवर्क कैटेगराइजेज environmental influences into 6 main types: political P, economic E, social S, technological T, environmental E and legal. Politics highlights the role of government. Discuss. तो सर आपको पेज नंबर 430 ऑफ स्टडी मटेरियल पे जाके पेस्टल फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डिस्कस द पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 435 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े तो डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शनल एरियाज, नेमली प्रोडक्शन, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग पेज नंबर 460 पे आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनली लास्ट डिस्कस द टाइप ऑफ जनरल कंट्रोल सिस्टम। सर टाइप ऑफ जनरल कंट्रोल सिस्टम आपको पेज नंबर 481 पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट OMSM का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि दिसंबर 2024 के लिए ICMI इंस्टीट्यूट ने सेट 1 रिलीज किया। इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो इसमें काफी सारे MCQ जो है वो नए हैं, काफी सारे MCQ जो है नए हैं। तो ये MCQs आप अच्छे से एग्जाम में करके जाना, क्योंकि मे भी आपको इसमें से कुछ MCQs देखने को मिल जाए। दूसरा, पेपर का पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है जो जून 2024 का था। इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि सर दिसंबर 24 में जून 24 का जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा। आपको दिसंबर 24 में भी डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा सिमुलेशन का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन और नेटवर्क एनालिसिस, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी इनके ऑल्टरनेटिव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सिमुलेशन की बजाय में भी आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, रिप्लेसमेंट की बजाय में भी आपको क्यूइंग मॉडल का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ऑल्टरनेटिव भी देखे जा सकते हैं। साथ में एक एनालिसिस ये भी है, सर ओएम का पोर्शन ज्यादा है, ओएम केवल करके जाऊं तो 74 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करता है, हो सकता है केवल और केवल 26 मार्क्स का एसएम अटेम्प्ट करूं तो भी काम चल जाता है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। तो ये चीज भी एनालाइज करना यहां पे जरूरी है। दूसरा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए नोट्स का, जो मैंने सॉल्यूशन आपको कराए हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन आपको दोनों वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा
तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं, सॉल्यूशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप इसको 2-4 बार रिवाइज कर डालिए। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको रिवाइज कर डालिए 2 से 4 बार, ताकि आप अच्छे मार्क्स OMSM के एग्जाम में लेकर आ सके। और अगर आपको OMSM की क्लासेस चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस, नॉमिनल प्राइसेस पे चाहिए, तो हम प्रोवाइड कराते हैं वैलिडिटी ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और आपके एग्जाम तक की वैलिडिटी। रीजनेबल प्राइसेस है, बहुत कम नहीं कहूंगा बट बहुत ज्यादा भी प्राइसेस नहीं है। तो आपको अगर मोबाइल पे क्लासेस देखनी है, मोबाइल ऐप से ही आप खरीद सकते हो, और अगर आपको लैपटॉप पे क्लासेस देखनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। डेमो देखने हो, यूट्यूब चैनल पे आप डेमोज देख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा, उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।